जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है, जिसमें हमने यूरोप में राष्ट्रवाद को शुरू किया था, जिसमें कि जर्मनी के एकीकरण को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया, जिसमें कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को भी पढ़ा और बिस्मार्क को बहुत अच्छे तरीके से समझा, जाना और उसके बारे में, उसके इतिहास को समझने का प्रयास किया। मेन हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद में अगर क्वेश्चन कहीं से फंसता है तो इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण से फंसता है। तो ठीक आज हम एक अनदर पार्ट यूनान में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद में तो हमने दो चीज को पढ़ा, इटली और जर्मनी को पढ़ा, लेकिन उसके बाद अब आता है कि यूनान में राष्ट्रवाद। यूनान के बाद बहुमिया को पढ़ेंगे, बहुमिया के बाद बहुत अलग अलग तरह का राष्ट्र है, उसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को आज हम फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ और हम भी आपका साथ देंगे और आप भी हमारा साथ दीजिए इस चैप्टर को खत्म करने में। और बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं यूनान में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद का जैसे कि मतलब हमने पहले ही चैप्टर में बताया था कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी देश के प्रति एकता का वाहक या प्रेम का वाहक बनता है। राष्ट्रवाद के बारे में तो हर एक व्यक्ति, हर एक कोई जानता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, लेकिन राष्ट्रवाद उदय होने के पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ होगा, कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर शोषण हुआ होगा, तभी तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ होगा। राष्ट्रवाद का उदय क्यों होता है? क्योंकि लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, क्योंकि लोगों के ऊपर शोषण होता है। जब तक हम आपको छेड़ेंगे नहीं तब तक आप हमको छोड़िएगा क्यों नहीं? तब को तो छोड़ना ही पड़ेगा जब तक हम आपको छेड़ेंगे नहीं। अगर हम आपको छेड़ेंगे तो आप हमको छोड़ेंगे भी नहीं। तो इसका मतलब वही बात हो गया, जब तक आप राष्ट्रवाद का उदय तभी होगा तब, जब तक राष्ट्रवाद का उदय नहीं होगा या होगा, अगर राष्ट्रवाद का उदय होना है तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर शोषण होगा, कहीं ना कहीं लोग घुट घुट कर जिएंगे, किसी के अंदर में रहेंगे, किसी के शासन के अंदर में रहेंगे, तभी राष्ट्रवाद का उदय होगा। तो ठीक उसी प्रकार यूनान भी कहीं ना कहीं सफर कर रहा होगा भाई, तभी तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ यहां पर। तो एक चीज जान लीजिए, यूनान जो था पहले से एक अच्छा राष्ट्र हुआ करता था। अतीत से मतलब जहां से यूनान का राष्ट्रवाद शुरू हुआ उससे पहले यूनान का अपना एक गौरवमय अतीत था। गौरवमय कहने का मतलब जिसपे यूनान घमंड करता था कि हाँ भाई मेरे पास भी कुछ है। तो यूनान के पास था क्या? तो यूनान के पास अपना सभ्यता था। वो सभ्यता क्या था? साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, ये सब यूनान के पास था। यूनान के पास ऐसा ऐसा बहुत तरह का चीज था जिससे यूनान पूरा विश्व में ख्याति प्राप्त था। यूनान को पूरा विश्व यूनान को जानता था कि हाँ भाई यूनान के पास सब कुछ है, यूनान अभी भी बहुत प्रगति कर रहा है। और ये सब के कारण यूनान सभी के लिए प्रेरणा स्रोत था। हर एक राष्ट्र के लिए, हर एक देश के लिए यूनान प्रेरणा स्रोत था। अगर कहीं ना कहीं अगर पहले की बात करें तो बहुत सारा देश जो है प्रगति में किया है। किसको देखकर? तो यूनान को देखकर कि यूनान का सभ्यता अपना साहित्यिक सभ्यता है, प्रगति है, यहाँ पर विचार एक लोगों का है, दर्शन यहाँ पर एक से एक है, कला यहाँ पर एक से एक है। तो यूनान को देखकर यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रशिक्षित हुए, यहाँ के बहुत सारे देश प्रगति किए सिर्फ इसको देखकर। तो किसको देखकर? यूनान को देखकर। तो इसी कला से सीखकर कई देश अपनी तरक्की किए थे कि इस कला से कहीं ना कहीं हमको भी कुछ फायदा हुआ, इस कला से हर एक राष्ट्र को कहीं ना कोई फायदा हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यूनान तुर्की के शासन के अधीन था। तुर्की जो बोलता था उसके अधीन होता था। तुर्की के शासन के अधीन कौन था? तो यूनान था। तो याद रखिएगा, यूनान किसके अधीन था? तो यूनान तुर्की के अधीन था, तुर्की के अधीन था। ऐसा नहीं कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनान अछूता था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनान भी अछूता नहीं रहा। फ्रांसीसी क्रांति में सबसे बड़ा देन यूनान में राष्ट्रवाद का उदय था। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा देन भी यूनान में राष्ट्रीयता की लहर जगना, राष्ट्रीयता की भावना का जगना, सबसे बड़ा श्रेय किसका था? तो फ्रांसीसी क्रांति का था। किसका था? तो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा श्रेय था। क्योंकि अब यहां पर अगर लहर जगा, क्योंकि यहां पर भावना जगा, क्योंकि यहां पर राष्ट्रवाद की भावना जगी तो क्यों जगी? क्योंकि यूनान में सभी लोग एक थे, क्योंकि यूनान में सभी लोग अपनी एक भावना से चलते थे। यूनान के सभी लोग एक जाति का हुआ करते थे। यूनान के सभी लोग अगर एक सोच रखने वाले थे कि अगर हाँ होगा तो सभी पक्ष का हाँ होगा, अगर ना होगा तो सभी पक्ष का ना होगा। यूनान के लोग ऐसा सोचते थे। तो यहां पर राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल का कार्य नहीं था, बहुत ही आसान कार्य था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चिंगारी लोगों को पूरा एकता का वाहक बना देता था। कहां पर? तो यूनान में। इस चीज को अपने दिमाग में अटाकर बुद्धि में रख लीजिएगा।
क्योंकि इन लोग का क्या था, धर्म का आधार क्या था, सभी एक था। अब सभी जब एक धर्म के हैं तो सभी का एक जैसा सोच होगा, सभी का एक जैसा सोच होगा तो राष्ट्रीयता की भावना जगाने में आसान होगा। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हितेरिया फिलाइक नामक एक संस्था का गठन होता है। कहां पर होता है, तो ओडेसा नामक स्थान पर। इस चीज को याद रखिएगा, ओडेसा नामक स्थान पर हितेरिया फलाइक नामक एक संस्था का स्थापना होता है, जिसका उद्देश्य यही था कि तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। क्या करना है, तुर्की शासन को समाप्त करके यूनान को राष्ट्र मतलब पूरा स्वतंत्र बना के रख देना है। किसका उद्देश्य था, तो हितेरिया फलाइक नामक संस्था का यही उद्देश्य था। हितेरिया फलाइक संस्था कहां पर बना था, तो हितेरिया फलाइक संस्था ओडिशा नामक स्थान पर बना था। बात आगे बढ़ती है, आगे आगे लहर जगते रहती है। हद तो तब हो गया जब इंग्लैंड का एक महान कवि लॉर्ड बायरन, कौन, इंग्लैंड का महान, इंग्लैंड का आके यूनान में राष्ट्रीयता की भावना को इस प्रकार बढ़ा दिया। तो देखिएगा किस प्रकार बढ़ाता है। इंग्लैंड का कवि था लॉर्ड बायरन। अब वो क्या करता है, आता है कहां पे, यूनान में, कविता लिखता है। और कविता लिखने के बाद वो क्या करता है, ऐसा ऐसा आपत्तिजनक कविता लिखता है। किसके खिलाफ, तो तुर्की के खिलाफ। अब तुर्की पावर में है तो तुर्की किसको मार देगा, लॉर्ड बायरन को मार देगा। तो लॉर्ड बायरन की हत्या कर देता है और लॉर्ड बायरन शहीद हो जाते हैं। इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आके यूनान में शहीद हो गया, यूनान के लिए शहीद हो गया। तो अब वहां पे लोगों के मन में आया, अरे यार ये तो मेरे यहाँ का व्यक्ति नहीं है, ये इंग्लैंड का व्यक्ति है, मेरे यहाँ आके मेरे लिए शहीद हो गया और हम यहाँ के रह के फिर भी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमको राष्ट्रीयता की भावना को जगाना पड़ेगा, लहर को उठाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, वहां पर और भयानक आग लग जाता है। कहां पर, तो यूनान में। और यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई थी जब तुर्की शासन जो है इसको कुचलना शुरू कर दिया था, इस आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया था। किस आंदोलन को, तो इस आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया, आंदोलन को चलने नहीं दे रहा था। तब और विस्फोटक स्थिति पैदा होने लगा कि नहीं, अब बहुत आर या पार कर रहा है, पानी अवसर के पार जा रही है। वहां के लोग ये सोचने लगे थे कि अब पानी सर के पार जा रही है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब अगर बर्दाश्त हुआ तो अब हम हमेशा घुट घुट के अपनी जिंदगी को जिएंगे। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी नाम के एक के नेतृत्व में यूनान विद्रोह शुरू हो गया। किसके नेतृत्व में, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी कर रहे थे। जार अलेक्जेंडर जो थे खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, किसका, यूनान में राष्ट्रवादी का। लेकिन वो भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आउट नहीं हो रहे थे कि हाँ भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया का मेटरनिक इसको दबा कर रखा हुआ था और उसका भय था किसको, तो जार अलेक्जेंडर को। लेकिन नया जार अलेक्जेंडर जैसे आता है वो खुलकर सपोर्ट करने लगता है किसका, यूनान में राष्ट्रवादी लहर का, यूनान में राष्ट्रवाद का। 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच में मध्यस्थता हुई कि हम जो है तुर्की शासन के खिलाफ जाएंगे और यूनान में राष्ट्रवाद को, लहर को आगे बढ़ाएंगे और यूनान में एकता को, यूनान को तुर्की के अधीन जो है, तुर्की के अधीन उसको हटा देंगे, तुर्की को एकदम अच्छे तरीके से हटा देंगे और यूनान में स्वतंत्र भावना को जगा देंगे। ये किसके बीच में मध्यस्थता हुई, तो ब्रिटेन और रूस के बीच में मध्यस्थता हुई। फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स यूनान स्वतंत्रता में दिलचस्पी अपना दिखाने लगा। किसका राजा, फ्रांस उस समय बहुत तगड़ा राष्ट्र हुआ करता था। फ्रांस जो फ्रांसीसी क्रांति करवाया जिससे संपूर्ण राष्ट्र प्रभावित हुआ, वो फ्रांस का राजा चार्ल्स एक्स यूनान के स्वतंत्रता में दिलचस्पी अपना दिखाने लगा। 1827 ईस्वी में लंदन में सम्मेलन हुआ। 1827 ईस्वी में लंदन में सम्मेलन हुआ जिसमें कि पार्टिसिपेट करता है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब मिलकर किसके खिलाफ सपोर्ट में था, तो यूनान के सपोर्ट में था। और खिलाफ में किसका था, तो तुर्की के खिलाफ में था। और तुर्की के खिलाफ में सिर्फ एक ही राष्ट्र था, वो था मिस्र, और मिस्र इसका सिर्फ सपोर्ट कर रहा था। अब मिस्र सिर्फ इसका सपोर्ट कर रहा था, जिसके सपोर्ट में इतना 4 राष्ट्र और चारों पावरफुल राष्ट्र, वो इसका अकेला क्या कर पाएगा, वो 2 राष्ट्र क्या कर लेगा, तो दोनों का हार हो जाता है। लेकिन 1829 ईस्वी में जब युद्ध समाप्त होता है तो एंड्रिया नेपाल की संधि होती है, एंड्रिया नोपल की संधि होती है। इसमें
तुर्की को नामात्र प्रभुता दी गई। अब तुर्की को नाम मात्र का भी प्रभुता दिया गया था कि हाँ भाई तुर्की है, अभी भी तुर्की के अधीन है कौन, यूनान। लेकिन यूनान ये नहीं चाहा, हम किसी के अधीन नहीं चाहते हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, हम अभी भी नाम मात्र का भी उसको नहीं रहना देना चाहते हैं। तो 1832 ईस्वी में यूनान जो है स्वतंत्र रूप से आजाद हो जाता है। यूनान स्वतंत्र रूप से आजाद हो जाता है और बवेरिया के शासक ऑटो को, किसके शासक, बवेरिया के शासक ऑटो का स्वतंत्र यूनान का, ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया जाता है। और उस दिन से ये यूनान आजाद हो जाता है। और यूनान आजाद होने के बाद फिर यहाँ के लोग अच्छे से अपना जिंदगी यापन करने लगते हैं। अब हम समझेंगे हंगरी के बारे में और हंगरी के बाद बोहेमिया को समझेंगे। उसको जल्दी से कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अपने अपने कॉपी में जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो अब हम चलते हैं हंगरी के राष्ट्रवाद में को पढ़ते हैं। हंगरी में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ था क्योंकि हंगरी के लोग भी कहीं ना कहीं सफर कर रहे थे। तो हंगरी के ऊपर किसका प्रभाव था, तो हंगरी के ऊपर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। ऑस्ट्रिया कहीं ना कहीं जर्मनी पर, इटली पर, हर एक जगह पर कब्जा किया। ऑस्ट्रिया हंगरी पर भी कब्जा किया और 1848 के क्रांति के प्रभाव से यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरू हुई। जिस प्रकार 1848 की क्रांति ने सिर्फ ना जर्मनी को, ना सिर्फ इटली को, हर एक राष्ट्र को प्रेरणा दिया था, तो हंगरी को भी कहीं ना कहीं इससे पीछा नहीं छोड़ा और 1848 की क्रांति हंगरी में भी राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया। और आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी कर रहे थे। तो आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन, कोसुत और फ्रांसिस डिक नामक हाँ, तो कौन कर रहे थे, कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नामक दो क्रांतिकारी थे। और कोसुत जो थे लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक थे। अब लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक कहने का मतलब क्या हुआ, लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक कहने का मतलब वह व्यक्ति जो लोगों के लिए जिए, वह व्यक्ति जो लोगों के लिए मरे। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। लोकतांत्रिक विचार कहने का मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति लोगों के लिए जिए, जो व्यक्ति लोगों के लिए अपना प्राण को निछावर करे, जो व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन जो है लोगों के लिए अपना जिए, मतलब लोकतंत्र का स्थापना करना। जिस प्रकार हमारा भारत लोकतंत्र है, उसी प्रकार वहां पर भी, यूनान में भी, या बोहेमिया, या कहिए कहां पर, तो हंगरी में वो क्या चाहता था कि यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना जगे और यहाँ पर लोकतांत्रिक राष्ट्र का नेतृत्व हो, लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण हो। मतलब लोकतांत्रिक कहने का मतलब यहाँ के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्रदान हो, यहाँ के व्यक्ति को मताधिकार का प्रदान हो, ये चाहता था कोसुत। और यह वर्गहीन समाज कहने का मतलब क्या हुआ, क्लासलेस सोसाइटी, मतलब ऐसा सोसाइटी जहां तक कोई नियम, कोई कानून पहुंच नहीं पाता है, यहां तक कि कोई सरकार का कोई भी नीति वहां तक नहीं पहुंच पाता है, उस नीति तक अपना आवाज को पहुंचाने का कार्य कौन किया था, तो कोसुत किया था। क्योंकि कोसुत चाहता था कि अगर छोटा से छोटा व्यक्ति, एकदम गरीब तबके के लोग तक मेरी आवाज पहुंच गई तो हम राष्ट्रीयता की भावना को पिरोने में हम बहुत आगे चले जाएंगे, राष्ट्रीयता की भावना को आग लगाने में हम बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। अगर एक एक व्यक्ति मेरे बातों को सुनेगा, अगर एक एक व्यक्ति मेरे बातों को ध्यान से अपने दिमाग में लेगा, तो हम बहुत आगे चल जाएंगे राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में। तो वो कौन चाहता था, तो कोसुत चाहता था। तो वही वर्गहीन समाज की स्थापना करता है और विचारों को अपने जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन बाद में इसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब फ्रांस में लुई फिलिप का पतन, हंगरी में राष्ट्रीयता आंदोलन का आगे बढ़ना बहुत ही मायने रखता है। मतलब क्या, किसका, लुई फिलिप का पतन हो जाता है और हंगरी में राष्ट्रीयता की भावना और बढ़ने लगती है। कोसुत का विरोध शुरू हुआ ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का कारण, मतलब ऑस्ट्रियाई जो आधिपत्य अपना जमा के रखा हुआ था हंगरी के ऊपर, ऑस्ट्रिया जो हंगरी के ऊपर अपना आधिपत्य जमा के रखा हुआ था, कोसुत उसका विरोध करने लगा, नारा उठाने लगा, आंदोलन का नेतृत्व करने लगा कोसुत। और प्रभाव ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के लोगों तक पड़ा, यहां तक कि ऑस्ट्रिया के लोग भी हंगरी का समर्थन करने लगे कि नहीं भाई, हंगरी जो है सही है, हंगरी अपनी जगह पर जो है सही है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य नहीं होना चाहिए।
तो राष्ट्रीयता का पक्ष में आंदोलन शुरू हुआ और 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की बात मान ली। कब? 31 मार्च 1848 ईस्वी को हंगरी की बात मान ली और स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग को स्वीकार कर ली। कौन से मंत्री परिषद? स्वतंत्र मंत्री परिषद, जहां पर हर एक मंत्री बैठकर अपना मीटिंग करे, जहां पर हर एक गणमान्य लोग अपना बैठ के मीटिंग करे और राष्ट्र की भावना को आगे बढ़ाने में मदद करे, वैसा मंत्री परिषद का मांग को स्वीकार कर लिया। और इसी मंत्री परिषद में केवल हंगरी के सदस्य बैठेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया और समानती प्रथा को समाप्त कर प्रतिनिधि सभा डायट की बैठक प्रतिवर्ष हंगरी का राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट में बुलाने की स्वीकार की। मतलब प्रतिनिधि सभा का जो मीटिंग कहां हुआ करता था? डायट में हुआ करता था। तो वो डायट से मीटिंग को बुलाकर कहां पर कर लिया गया? तो बुडापेस्ट में कर लिया गया और वहां पर स्वीकार कर लिया गया कि नहीं भाई, यहां पर मीटिंग होगी और इस प्रकार हंगरी क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है और हंगरी से इतना सवाल नहीं पूछा जाता है। तो दिमाग में ज्यादा होच पोच नहीं करना है हंगरी के बारे में। हंगरी के बारे में जितना मैंने यहाँ बताया है सिर्फ उसे उतना ही दिमाग में रखना है। अब बात आती है पोलैंड की। पोलैंड भी कहीं ना कहीं अधिपत्य था। 1830 की क्रांति से प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा था इसके ऊपर भी। किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी और पोलैंड आजाद नहीं हो पाया। इस चीज को याद रखिएगा। बोहेमिया के बारे में जानते हैं तो ऑस्ट्रिया शासन के अंतर्गत था बोहेमिया। ऑस्ट्रिया यहाँ पर भी वही आधिपत्य करके रखा हुआ था। किसको? तो बोहेमिया को। बोहेमिया में बहुसंख्यक चेक जाति के लोग हुआ करते थे और अपना शासन चलाने के लिए मांग कर रहे थे। किसका शासन? तो अपना स्वयं का शासन चलाने की मांग कर रहे थे और उसका स्वीकार कर रहे थे, अपना स्वयं का शासन। तो हिंसात्मक रूप धारण करने लगा ये बोहेमिया में आंदोलन कि नहीं भाई, अब यहाँ पर हमको अपना शासन चलाना है, हम तुमको ऑस्ट्रिया का संघर्ष नहीं करने देंगे। तो बोहेमिया के क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थाई नहीं रही और धीरे धीरे बोहेमिया डाउन हो गया। लेकिन फिर भी बोहेमिया धीरे धीरे जाकर क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है ऑस्ट्रिया के पक्ष से। और इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना जगाने में हर एक राष्ट्र अपना पीछे नहीं रहा। हर एक राष्ट्र अपना संपूर्ण योगदान दिया, वहां के लोगों ने योगदान दिया और यूरोप में राष्ट्रवाद हम इस प्रकार अच्छे से कंप्लीट कर लिए। और आज के लेक्चर में हम यूरोप के राष्ट्रवाद को यहाँ पर क्या करते हैं? पेन डाउन करते हैं और हमारा राष्ट्रवाद क्या हो गया? खत्म हो गया। यूरोप में राष्ट्रवाद हमारा खत्म। अब अगले वीडियो में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। या तो हिस्ट्री को शुरू करते हैं या तो ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी को हम समझते हैं, उचित समझना, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो पहले उससे एक चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे ज्योग्राफी में, उसके बाद फिर हिस्ट्री की ओर चलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।